वेलकम फ्रेंड्स। हमने एक वीडियो बनाई थी माइंडस्पेस रीट्स आईपीओ के ऊपर। आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया, बट उसमें एक क्वेरी हमें बार बार आ रही थी, जो थी कि हम लोग एक कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट एनालिसिस बताएं रीट्स के इस आईपीओ का, और आपको ये बताएं कि इसे आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आईपीओ जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि 275 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से लिस्ट हो रहा है और आपको मिनिमम 200 यूनिट्स इसके खरीदने हैं, विच सम्स अप टू कि आपको 55,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। ये आईपीओ 27 जुलाई को ओपन होगा और 29 जुलाई तक बंद हो जाएगा। ये तो थी कुछ बेसिक डिटेल्स जो आप अभी तक गो थ्रू हो चुके हैं, बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपके लिए पूरा का पूरा इस आईपीओ का एक स्वॉट एनालिसिस करने वाला हूँ। स्वॉट एनालिसिस होता है जिसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इन शॉर्ट स्वॉट करते हैं किसी भी एक अपॉर्चुनिटी का या किसी भी एक इन्वेस्टमेंट का। तो इस वीडियो में हम लोग वो करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट तक मैं इस वीडियो में कहीं पर भी आपको ये बता सकता हूँ कि मैं ये जो आईपीओ है इसे सब्सक्राइब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप ये जानना चाहते तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए और समझिए कि किस तरह से करना है। ये एनालिसिस प्रोसीजर आप किसी भी आईपीओ या किसी भी कंपनी की रिसर्च कब करते हैं उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा माइंडस्पेस है, जो ये इन्होंने ग्रुप बनाया है जिसको बैक कर रहे हैं के रहेजा ग्रुप और ब्लैकस्टोन, तो इसके क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। इस आईपीओ में इनके पास 29.5 मिलियन स्क्वायर फीट टोटल जगह है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है जो इनके पास टोटल है। अगर हम बात करें कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज़ की, तो 23 मिलियन स्क्वायर फीट जगह इनकी कंप्लीट है, यानी कि वो रेडी टू ऑक्यूपाई है। उसमें अगर हम ऑक्यूपेंसी रेट देखें इनका, अगर इनकी एवरेज ऑक्यूपेंसी देखें जो कमिट कर दी गई है, जो कमिटेड ऑक्यूपेंसी है, वो 92% है। अब ये नंबर को आप ध्यान से समझिए कि 92% ऑक्यूपेंसी जब कमिटेड है तो इसका मतलब कि कंपनी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसीलिए अगर हम इनके कंपैटिटर एम्बेसी ऑफिस पार्क से कंपेयर करें तो जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है अगेंस्ट देयर एसेट्स वो ज़्यादा है। तो ये जो ऑक्यूपेंसी का नंबर है वो इस ग्रुप के जो आप कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ये हमें ऑक्यूपेंसी नंबर बताता है, जो कि 92% इनकी ऑक्यूपेंसी टोटल है। अगर इनके पोर्टफोलियो में बात करें तो 170 से ज़्यादा टेनेंट्स की लिस्ट है, यानी कि ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि अगर इनके एक दो क्लाइंट्स चले भी जाएं तो इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया नंबर है कि जो टेनेंट्स का जो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है कि 170 प्लस इनके पास क्लाइंट्स की लिस्ट है। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमें रिफ्लेक्ट भी होती है इनके नंबर्स, फिगर्स एंड इस कंपनी की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उस चीज़ में। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रेंथ्स में बात करें तो इनकी है प्रमोटर ग्रुप्स। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि के रहेजा ग्रुप जो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा रिनॉर्ड ग्रुप है रियल एस्टेट में, उनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है। तो अगर वो कुछ भी काम के साथ इन्वॉल्व होंगे तो फॉर श्योर वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा और एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ के साथ ही वो अपना नाम जोड़ेंगे। तो के रहेजा ग्रुप एक बहुत ही ट्रस्ट लेकर आता है लोकल लेवल पे इंडियंस के लिए, बिकॉज हम लोग ये जानते हैं। दूसरा जो मेजर प्रमोटर है इसमें वो है ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका रियल एस्टेट में बहुत ही बड़ा एसेट बेस्ड और बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रुप है ब्लैकस्टोन, और इनका रीट्स में यूएसए में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर इनका लास्ट रीट करें तो ये इंडिया का सेकंड रीट है। जो फर्स्ट रीट हुआ था एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का, वो भी ब्लैकस्टोन ने ही कंडक्ट करवाया था, उसमें भी ब्लैकस्टोन का ही शेयर था। तो ब्लैकस्टोन एक सक्सेसफुली एक रीट कर चुका है, वो सेकंड रीट में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है जो कि हम देख सकते हैं इस आईपीओ के लिए। नेक्स्ट है इनकी क्लाइंट लिस्ट में फॉर्च्यून 500 कंपनीज की बहुत ज़्यादा है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 39.4% कंपनीज जो है इनमें फॉर्च्यून 500 है। ये नंबर आप सोचिए कि 39.4 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40% कंपनीज फॉर्च्यून 500 है, यानी कि जो इनका क्लाइंट बेस है वो इतनी ज़्यादा रेप्यूटेड और बढ़िया कंपनीज हैं कि वो बहुत ही अच्छे से अपने कभी भी रेंट के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगी, उनको टाइमली रेंट्स आएंगे। तो ये काफ़ी सारे इनके जो कैश फ्लो के लिए हैं वो पॉजिटिव सिंबल्स हैं, क्योंकि फॉर्च्यून 500 कंपनीज 40% होना इज़ अ गुड नंबर इन इटसेल्फ। तो अगर मैं रीट्स की कमर्शियल स्पेसिस में बात करूँ तो ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। डाइवर्सिफाइड टेनेंट पोर्टफोलियो, जब हमने इनका टेनेंट पोर्टफोलियो पूरा चेक किया, मैं लिस्ट तो में नहीं जाऊंगा इतनी ज़्यादा डिटेल्स में, बट जो इनका सबसे बड़ा टेनेंट है वो भी 7.7% से ज़्यादा रेंट नहीं पे करता।
यानी कि जो इनका पोर्टफोलियो वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। तो अगर इनका सबसे बड़ा टेनेंट भी चला जाएगा तब भी इनका 7.7% से ज़्यादा जो रेवेन्यू हिट है वो नहीं आएगा, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि जनरली बड़े ग्रुप्स में, बड़े ऑफिस पार्क्स में कहता है कि एक ही कंपनी ने पूरी पूरी बिल्डिंग हायर की होती है, तो अगर वो कंपनी जब छोड़ देती है तो जो आपके जितने भी रेंटल इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर देती है। बट ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है माइंडस्पेस के केसेस में, तो ये भी एक अगेंस्ट अच्छी बात है। नेक्स्ट है इनकी क्लाइंट लिस्ट। इनकी क्लाइंट लिस्ट में जेपी मॉर्गन, अमेजॉन, बार्कलेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अपने आप में एक रेप्यूटेड कंपनीज है, और कोई भी अगर इनके फंडामेंटल्स देखें तो स्ट्रॉन्ग है और इनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है इन दीज टाइम्स ऑल्सो। तो इनका ऑफिस स्पेसेस को खाली करना या फिर रेंट कट डाउन करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। साथ में अगर आप देखेंगे तो इनका जो क्लाइंट लिस्ट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन से, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ई कॉमर्स स्टोर्स, हर तरह की टेक्नोलॉजी कंपनीज, हर तरह की कंपनीज अवेलेबल है। यानी कि जो इनकी कंपनीज की लिस्ट है वो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनके टेनेंट्स का कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर ड्रॉप डाउन होता भी है तब भी इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और इनका जो बिजनेस है वो तब भी अच्छा चलता रहेगा। दोस्तों ये तो हो गई कुछ स्ट्रेंथ्स की बात। हमारे अभी भी 3 मेन चैप्टर्स बाकी हैं, यानी कि वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ हमने कंसीडर कर लिया, तो होप सो कि आपको स्ट्रेंथ्स में समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी ही, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये पूरी वीडियो बनाई है। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलते हैं तो वो है वीकनेसेस। अब अगर इसकी वीकनेसेस की बात करें तो वो है कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन मुंबई एंड हैदराबाद रीजन। इनके टोटल स्पेसिस 4 जगहों पर हैं, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड पुणे, जिसमें से चेन्नई का बहुत ही छोटा स्पेस है, यानी कि तो 2-3% में ही कुछ उनके पास टोटल स्पेसिस हैं, और मुंबई में इनके पास 41.1% स्पेसिस हैं और हैदराबाद में 39.3% स्पेसिस है। अब आप ये नंबर देखिए कि दोनों कंपनीज को अगर मैं मिला देता हूँ 39.3 और 41.1, तो ये टोटल नंबर आता है अराउंड 80% से ऊपर चला जाता है। तो 80% स्पेसिस जो है इनके 2 ही शहरों में है, वो है मुंबई और हैदराबाद। तो मैं चेन्नई और पुणे को अगर इग्नोर कर दूं तो इनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है मुंबई और हैदराबाद के ऊपर। ये जो प्रॉब्लम है कि अगर सिटी वाइज कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इनके लिए बहुत बड़ा डाउन मार्क हो सकता है। जैसे कि मुंबई में हमने ऑलरेडी देखा है कि जो कंस्ट्रक्शन है जितनी भी वो रोक दी गई है कोविड-19 के अंडर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रेड फ्लैग रेज करती है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इनकी जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है मुंबई रीजन में, और मुंबई रीजन सिंस एक हॉटस्पॉट है अगेन कोरोना के केस में, कोविड के केस में, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि अब नई स्पेसेस नहीं बन रही, अगर ऑफिस शटडाउन हो जाते हैं तो इनका जो रेंटल स्ट्रक्चर वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर सकता है। तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि डिपेंडेंसी है सिर्फ 2 ही जगहों पर। दूसरी बात है दोस्तों कि जब रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो हमारे जो जेनरिक आईपीओ होते हैं वो होते हैं 13-14 हज़ार, उसमें भी हम जितने मर्जी छोटे छोटे यूनिट्स में उसे सेल या बाय कर सकते हैं जब वो लिस्ट हो जाते हैं। रीट्स के केस में आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इस आईपीओ में जाना चाहते हैं, तो वो 55,000 है, जबकि इसे कम कर दिया गया है क्योंकि जो लास्ट रीट हुआ था एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का तो उसे 2,40,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी। इसके केस में वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम करके 55,000 कर दी गई है, बट ये 55,000 का नंबर एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर के लिए अभी भी ज़्यादा है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है कि इसे आप छोटे यूनिट्स में नहीं कर सकते, तो आपको मिनिमम बैच ऑफ 200 यूनिट्स में ही इसे ट्रेड करना होगा, यानी कि आप इसे 200 यूनिट्स ही खरीद सकते हैं और 200 यूनिट्स ही इसके बेच सकते हैं। तो जो आपका मिनिमम कैप है 55,000 का, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये भी एक सेकंड डाउन टर्न मैं मानता हूँ इसे, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर शायद इस वजह से पार्टिसिपेट ना करे क्योंकि उसके पास 14-15 हज़ार ही थे इन्वेस्टमेंट के लिए और ये 55,000 मिनिमम है, एंड उसे बाद में भी उससे पूरे यूनिट को ही बेचना पड़ेगा, यानी कि या तो पूरे 55,000 के बेचेगा लिस्टिंग के बाद, या अगर उसे और भी खरीदने तो उसे उसी मल्टीपल्स में खरीदने होंगे। तो जब आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका जो बाइंग इंटेंट है वो स्लो डाउन कर देती है। आप कुछ भी रिफ्लेक्स सेक्शन में उसे बाय नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि आपको 55,000 का डिसीजन लेना है। जनरली लोग क्या करते हैं, अगर 50,000 के शेयर्स लेने होने तो वो 10-10 हज़ार के 5 ग्रुप्स में लेंगे, सिप करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको एक बार में डिसीजन लेना है। ये ऑलरेडी कम तो हो गया 2,40,000 से, जो हमारा एम्बेसी रीट्स का भाग था, बट 55,000 अभी भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा फिगर है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो ये भी मेरे लिए एक सेकेंड जो डाउन टर्न है वो हो सकता है। तीसरी बात वही वाली बात है कि कैन बी ट्रेडेड इन लॉट्स ऑफ 200 ओनली, तो आप इसे 100, 50 या 100 नहीं कर सकते, आपको 200 के लॉट में ही करना पड़ेगा, जो अगेन वही वाला सेम पॉइंट है कि ये आपको थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है इसमें, जो वीकनेस है इस हमारे आईपीओ की, वो ये है कि लो लिक्विडिटी रहती है रीट्स में।
रीट्स को जनरली लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें एक स्टेबल इनकम सोर्स चाहिए, क्योंकि रीट्स में क्या होता है कि आपकी जो 90% इनकम है वो एज ए डिविडेंड आपको वापस देनी होती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो जनरली रीट्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो एक स्टेबल इनकम सोर्स सीख कर रहे हैं। तो ये भी एक वीक पॉइंट है, क्योंकि लोग इसमें जनरली बाय और सेल नहीं करते, बाय करके रखते हैं और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अगेन अगर मैं इसको पॉइंट को ध्यान में रखूं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बिकॉज लिक्विडिटी बहुत कम रहने वाली है बाइंग और सेलिंग में। तो ये हो सकता है कि आप ये रीट खरीद लें और बाद में अगर आपने इसके 10 या 20 या 50 यूनिट्स खरीद लिए, उसके बाद आपको इसको बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो क्योंकि बायर्स ना मिलें आपको। तो एक लो लिक्विडिटी का भी मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है रीट्स की मार्केट में, क्योंकि जनरली लोग इसमें बाय सेल नहीं करते, स्टेबल इनकम सोर्स की तरह से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वीकनेस में, वो ये है कि इसकी जो हाइप है इस आईपीओ की वो कंपैरेटिवली कम है अगेंस्ट बाकी आईपीओस। क्यों? क्योंकि जो हमारे रीट्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इंडियन सोसाइटी में, और इंडिया के ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को रीट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि एक नया एसेट क्लास है। पहले रीट्स नहीं होते थे, अभी रीट्स जैसी इन्वेस्टमेंट आई है। तो जो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है तो ज़्यादा हाइप नहीं है, तो हो सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर कम आए और कंपैरेटिवली बाकी इन्वेस्टर से, राइट। तो ये भी एक हमारी वीकनेस है इस आईपीओ की। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं हमारे अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी है जो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स है, जो इसका कंपैटिटर है, वो 367 पे ट्रेड हो रहा है और ये हमें कितने पे मिल रहा है? 275 पे। तो मुझे 100 रुपीज़ तक के लिस्टिंग गेंस की एक अपॉर्चुनिटी दिखती है अगर इसे मार्केट सही से वैल्यू करेगी रीट्स आईपीओ के बराबर, क्योंकि इनका एसेट बेस ऑलमोस्ट सिमिलर है और इनकी अर्निंग्स एम्बेसी ग्रुप से भी ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर मार्केट इसे कंपैरेटिव पीयर ग्रुप से अपने करेगी। तो एक ही रीट्स है जो इससे पहले हुआ था, वो था हमारा एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का, वो 367 पर ट्रेड हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये वाला भी हमारा होता है तो हमें 100 रुपीज़ तक के लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं। बट अगेन मैं ये आपको श्योरिटी नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है एज इन अपॉर्चुनिटीज़ में। सिंस हम बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है इतने प्रॉफिट्स आने की। नेक्स्ट जो इसमें अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि इट्स बैक्ड बाय ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन ग्रुप जाना चाहता है अपनी क्लेवर जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो अगर ब्लैकस्टोन ग्रुप बैक कर रहा है इंडिया की रीट मार्केट को तो वो इसमें कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ही सीख कर रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं इजीली कि इंडिया की रीट मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, बिकॉज ब्लैकस्टोन जैसी कंपनीज इसे आय कर रही हैं और इसमें अच्छे रिटर्न्स लेके आने की कोशिश कर रही हैं। सिंस हमने ये भी देखा है कि यूएस की मार्केट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, तो अब इंडिया की मार्केट नया हब होगी रीट्स इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें। तो अगर ब्लैकस्टोन की बात करें तो ब्लैकस्टोन इसको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली करने वाला है और बहुत ही प्यार से वो ऑलरेडी खेल भी रहा है, क्योंकि ये उनका कंसेक्यूटिव सेकेंड रीट है इंडिया में, जो कि उन्होंने एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के बाद वो कर रहे हैं। तो ये जो बैक बाय ब्लैकस्टोन है ये बहुत ही बड़ा एक ग्रीन फ्लैग है हमारे लिए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ब्लैकस्टोन ग्रुप का पार्ट होना और उनकी जो एक लेगेसी रही है रिटर्न्स देने की उसमें पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबल कैश फ्लोज। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम उसे बहुत ही छोटे टाइम के लिए रेंट पे लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जो लीज होती है वो 10, 20 या 25 साल की रहती है। इसका मतलब जो इनका स्टेबल कैश फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, उनका जो कैश फ्लो है वो चेंज नहीं होगा। जब हमने इन डेप्थ स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि जो इनका वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी है तो वो जो है इनका 5.8 ईयर्स का है। यानी कि अगर मैं इनकी एवरेज लीज का जो एक टाइम फ्रेम देखता हूँ वो 5.8 ईयर्स है, यानी कि 5.8 ईयर्स तक इनके जो सारी की सारी ये हैं ये एक्सपायर नहीं होंगी। ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट है क्योंकि आप 6 साल का एक लंबा टाइम फ्रेम है और इनके पास तब तक स्टेबल कैश फ्लो रहने वाला है। तो ऐसी कंपनीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है कि जहाँ पर आपको एक स्टेबल कैश फ्लो ऑलरेडी मिल रहा है एक बढ़िया एसेट बेस के साथ, राइट। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ह्यूज ट्रस्ट ऑन के रहेजा ग्रुप। अगर हम के रहेजा ग्रुप की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड ग्रुप है, तो इनका जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में रिफ्लेक्ट होगा और इन्वेस्टर्स इसमें इस आईपीओ में इसलिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि के रहेजा ग्रुप ने आज तक जो उनका हिस्ट्री रही है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फेयर वैल्यूएशंस। अगर मैं इसकी वैल्यूएशंस पे बात करूँ तो अगर हम एम्बेसी ऑफिस पार्क्स की बात करें तो वो उसके कंपैरिजन में जो इसकी वैल्यूएशंस है वो बहुत ज़्यादा सही है, बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टी है या जो इनकी जो बैक्ड रियल एस्टेट है वो ज़्यादा अच्छी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, और इनका जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है क्योंकि इनके जो उसी रियल एस्टेट के ऊपर जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा हैं।
तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव सिंबल है माइंडस्पेस के लिए, क्योंकि इनके पास जो वैल्यूएशन है ये हमें काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पर ये जो IPO है वो मिल रहा है। नेक्स्ट जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, और ये मैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा कि 4.09 मिलियन यूनिट्स जो थे वो बिके हैं जो सिंगापुर का सॉवरेन फंड है GIC, फिडेलिटी ग्रुप और कैपिटल ग्रुप जैसे लोगों को। तो उनसे इन्होंने 1125 करोड़ रेज किए हैं एट रेट ऑफ, जी हाँ दोस्तों, 275। यानी कि अगर सिंगापुर का सॉवरेन फंड है, कैपिटल ग्रुप है, फिडेलिटी ग्रुप है, उसने भी इसके एक यूनिट के लिए 275 रुपीज़ ही पे किए थे और हम भी 275 रुपीज़ ही पे कर रहे हैं। यानी कि हमें उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं मिल रहा। जनरली क्या होता है कि जो ये ग्रुप्स होते हैं इनको डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, और रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा महंगा दिया जाता है। यानी कि जो इसकी वैल्यूएशन है वो अगेन जो हमारा लास्ट पॉइंट था फेयर वैल्यूएशन, ये उसके ऊपर एक और मार्क है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है इसी रेट पे जिस रेट पे से हमें मिल रहा है। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस रीट में इन्वेस्ट करने के लिए। जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि जो इस रीट की लिक्विडिटी है वो कंपैरेटिवली कम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई जनरल IPO होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है और 50% रिटेल इन्वेस्टर। इस रीट IPO में 75% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया कि 275 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ही खरीदा उन्होंने भी, तो वो इसे कम प्रॉफिट पे सेल कभी नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 75% है जो कि मेजर है, और रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 25% है। तो हमें भी सिंस 275 के रेट पे ही मिल रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर का जो इनफ्लो आउटफ्लो है उससे जो क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी और एक डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि सप्लाई कम हो गई, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 75% अपना बेच नहीं रहा। रिटेल इन्वेस्टर अगर बेच भी रहा है तो सब भी सप्लाई कम है एज़ कम्पेयर टू अदर IPOs, तो इसकी वैल्यूएशन जो है डिमांड उतनी ही रहेगी, तो जो इसकी वैल्यूएशन है वो ज़्यादा बढ़ भी सकती है। अगर हम बात करें एम्बेसी ग्रुप के IPO की, तो उसने जो इसी रेट के अराउंड वो भी लिस्ट हुआ था, बट उसने 500 टच किया है लास्ट रैली में। अभी भी जैसा हम ऑलरेडी बता चुके हैं वो 367 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इसके IPO की ग्रोथ के लिए। बिकॉज क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही कम है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कम प्रॉफिट पर सेल नहीं करेगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके रखेगा। तो इसके जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम रहने वाली है, सप्लाई कम रहने वाली है, और डिमांड अगर ज़्यादा रहेगी तो ये अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों थ्रेट्स का। तो थ्रेट्स क्या क्या हैं? पहला थ्रेट है जो हमारा है कि मार्केट का जो सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक है ड्यू टू कोविड। अगर कोविड-19 का सीन देखें तो मार्केट्स अभी काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्ट चल रही हैं, स्पेशली रियल एस्टेट कंपनीज़ के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा थ्रेट है कि अगर मार्केट्स ने इसे नेगेटिवली परसीव कर लिया, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि मार्केट्स आर सुप्रीम, मार्केट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर मार्केट्स ने इसे नेगेटिवली रेट किया तो वो हो सकता है कि इससे नेगेटिव वैल्यूएशंस भी, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस IPO के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर डिपेंडेंसी ऑन मुंबई हैदराबाद। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये वाला हमारी माइंडस्पेस स्पेसेस हैं, तो ये जो है मुंबई और हैदराबाद के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर वहाँ पे स्टेट वाइज सिटी वाइज कुछ भी हो जाता है तो इनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। लोअर रिटर्न्स ऑफ रीट्स इन ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में आज के टाइम में रीट्स कुछ ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं देते हैं और उनमें ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होती है। तो अगर इसमें लोअर कैपिटल अप्रिसिएशन है तो इंडिया के जो कंपैरेटिव IPO मार्केट है या स्टॉक की मार्केट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स देती है, बट ग्लोबल की रीट मार्केट ने अभी तक ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है। बट अगर हम केस करें इंडिया का, तो इंडिया में एम्बेसी पार्क्स ने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दी है, बट यू कैन नेवर बेट। तो अगर कोई ग्लोबल मार्केट्स को ज़्यादा स्टडी करके देखेगा रीट्स के लिए, क्योंकि एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इन्वेस्टर इसे किसी भी तरह से स्टडी कर सकते हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स में रीट्स में ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलती। और रीट्स जो DNA है, जो फंडामेंटली है, रीट्स का मतलब क्या है कि आप प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते, आपको उसके यूनिट्स मिलते हैं एंड जो उसमें से रेंटल इनकम आती है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो लोग जनरली रेंटल इनकम के लिए रीट्स में अप्लाई करते हैं। तो रीट्स की कोई कैपिटल अप्रिसिएशन ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए एज पर इट्स DNA। तो आपको उसको रेंटल इनकम के लिए, एक स्टेबल कैश फ्लो के लिए ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि एक प्रॉपर है। बट हाँ, आप कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रही है तो किसी बुरी लगती है और हम उसके लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव फ्लैग है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स वाज लिस्टेड एट 8% प्रीमियम ओनली। अगर हम एम्बेसी ऑफिस पार्क, सिंस हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पहला रीट था और ये सेकंड रीट है, तो इसको कंपेयर हम एम्बेसी ऑफिस पार्क से करेंगे, तो एम्बेसी ऑफिस पार्क सिर्फ 8% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सिंस उसने इतना कम रिटर्न दिया था, तो अब कोविड के टाइम्स में जब मार्केट में
थोड़ा सा नेगेटिविटी भी ज़्यादा है, उस टाइम पे मार्केट काफ़ी पॉजिटिव थी, तब भी अगर उसने 8% रिटर्न दिया था तो ये हो सकता है कि ये भी कम रिटर्न दे, तो ये भी एक नेगेटिव हमारे लिए थ्रेट है। तो ऑल इन ऑल दोस्तों इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो थ्रेट्स थे, जो वीकनेसेस थी, जो स्ट्रेंथ थी, हमने सब कुछ कवर किया और पूरा का पूरा स्वॉट एनालिसिस किया है आपके लिए इस IPO का। अगर आप चाहते हैं कि अब आप डिसीजन क्या लें और आप जानना चाहते होंगे कि मेरा डिसीजन क्या है, तो दोस्तों मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये 10% तक का मुझे लॉस दे सकता है। तो मैं अगर 1 यूनिट खरीदता तो मुझे 5500 तक का लॉस हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये 30% तक का मुझे प्रॉफिट देने की पॉसिबिलिटी भी रखता है। तो अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड देखूं तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है और मैं अपना इन्वेस्ट कर रहा हूं इस IPO में। बट एट द सेम टाइम ये आपकी मर्जी है, ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है कि आप इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि अगेन मैंने आपको जैसे कि बताया कि कुछ डाउन टर्न्स भी हैं, कुछ थ्रेट्स भी हैं, कुछ वीकनेसेस भी हैं इस IPO में, राइट। तो ये थी दोस्तों कुछ डिटेल्ड स्टडी इस IPO की जो हमने आपके लिए की है, ताकि आप भी इस IPO में इन्वेस्ट करने से पहले इस IPO को टोटली एक बार कंप्लीटली समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम जैसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर कोई भी नई वीडियो लेके आए तो आपको साथ के साथ पता चल सके, ताकि आप रिएक्ट करके उससे मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।